चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये चैप्टर क्या मतलब कि लाइक क्वेश्चंस बनाने में भी आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लाइक जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को करना क्या होगा वो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में आप लोगों ने जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट्स वगैरह जो भी आपने करा है, वेक्टर में आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा है, ठीक है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आप जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये जो करोगे, किस मेथड से करना है, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं हम लोग, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और टॉपिक का नाम लिखते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। अब ये एनालिटिक फंक्शन का और कोई नाम हो सकता है क्या? तो इस एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, तीन नाम इसका है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर, होलोमॉर्फिक। ठीक है, ये तीनों नाम इनके। अब क्वेश्चन है कि सर अगर मैंने एनालिटिक फंक्शन के बारे में जान लिया तो कहाँ पे यूज करेंगे? तो सिंगुलैरिटी वाला जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या वो टॉपिक करेंगे तो उसके लिए एनालिटिक फंक्शन हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं एनालिटिक फंक्शन है। जैसे अभी आपको मैंने बोला ना, रियल एनालिसिस में जो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराया ना, तो वही चीज आप करोगे। तो एनालिटिक फंक्शन कुछ नहीं है, वो जो रियल एनालिसिस में आपने जो डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब सर इसका लाइक कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ है या कुछ कंडीशंस है? तो देखिए एकदम सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद कंडीशन भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w equals to f of z is said to be analytic at point z equals to z naught if dw अपॉन dz इक्वल्स टू, इसको f डैश ऑफ z भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू लिमिट रो z टेंड्स टू 0 f z प्लस रो z माइनस f ऑफ z अपॉन रो z। ठीक है, अगर ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, क्या करता है? एग्जिस्ट करता है एंड यूनिक होता है। कहाँ पे? जो तुम पॉइंट ले रहे हो z इक्वल टू z नॉट जो तुमने लिया है, यूनिक एट z नॉट हमें मिलता है, तब हम बोलेंगे वो फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, अब इसके कंडीशंस क्या है? ठीक है, तो पता है बहुत सभी बच्चों को एक कंफ्यूजन सा लगा होता है कि जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसको एनालिटिक बोल देंगे। मतलब जिस पॉइंट में वो फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल दिख रहा है, ठीक है, उसी को एनालिटिक फंक्शन बोल देंगे। ये बच्चों लोग का कॉन्सेप्ट होता है, बट बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, सिर्फ उसी पॉइंट पे नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पॉइंट पे आपने निकाल लिया कि पॉइंट डिफरेंशिएबल है, तो आपने बोल दिया कि ये जो है एनालिटिक फंक्शन है, बट गलत।
आपको क्या करना है, इसके जो नेबरहुड है ना, मतलब आस पास के जितने भी पॉइंट है, सब पे, अब कितने पॉइंट होंगे, इनफिनाइट पॉइंट है, तो आपको सब में तो नहीं, कम से कम एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा आप लोग चेक कर लेना और देखना वो डिफरेंशिएबल है, तभी बोल सकते हो कि वो एनालिटिक फंक्शन है। तो इस बारे में बात करने के लिए लिख सकते हैं, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी analytic, a function is said to be analytic at a point, if it is, differentiable everywhere in some neighborhood that point, ठीक है। इसको आप ऐसा लर्न करने के लिए पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मतलब कि क्या होता है कि ये चैप्टर जब एनालिटिक मतलब कि ये फंक्शन वाला जब तुम अपने रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, तो वहां पे एक टर्म आपको बार बार दिखाई देता है, ठीक है, वो टर्म का नाम है इंटायर फंक्शन। अब सभी बच्चे सोचते हैं इंटायर फंक्शन का मतलब क्या है, और किसी बुक में पर्टिकुलर उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इंटायर फंक्शन क्या होता है, इंटायर फंक्शन होता है कि इफ अ फंक्शन is analytic at every point in the complex plane। अभी कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है मैं बताता हूँ। दो टाइप का प्लेन, जेड प्लेन होता है, एक डब्ल्यू प्लेन होता है। तो जेड प्लेन तो आप लोगों ने लाइक क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जेड प्लेन देखा होगा, बट डब्ल्यू प्लेन क्या है वो मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ, ठीक है। तो इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, देन it is called entire function। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन दे दिया है आपको, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे के एवरी पॉइंट पे वो एनालिटिक है, मतलब कि फॉर एन एग्जांपल अगर तुम बोल सकते हो कि ये फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अपने जितने भी नेबरहुड है, नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तभी तो तुम बोल रहे हो वो एनालिटिक है, ठीक है, तो उसको एंटायर फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी जैसा मैंने आपको बोला था जेड प्लेन के बारे में और डब्ल्यू प्लेन के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। दो टाइप का प्लेन होता है। तो देखिए, अगर आपने क्लास 11th में नहीं देखा है, मतलब कि अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये आपका जेड प्लेन, ये आपका डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो जेड प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसको रियल बोलते थे, और वाई एक्सिस जो होता था उसको इमेजिनरी बोलते थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एक पॉइंट मैंने लिया और इसका नाम रख दिया 2,3, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ये हो जाता था 2+3 आयोटा, है ना। मतलब इसको हम लोग z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, क्लियर है। अब डब्ल्यू प्लेन क्या है, डब्ल्यू प्लेन जो है वो जेड प्लेन से ही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जब जेड प्लेन से ही मिलके बना है तो W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, ये बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है u, v, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एफ ऑफ जेड है क्या, वो W है, इक्वल्स टू ये जो u है वो एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा v x, y। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोल देंगे वो एनालिटिक है, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के बारे में भी आप लोग को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को एक कॉची रैमन इक्वेशन बताऊंगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई मेथड नहीं देखा जिससे हम बता पाएंगे कि वो एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है।
तो आइए अब देखिए, ये भी जो कॉची रीमैन इक्वेशन है ना, ये भी मतलब कि आप नहीं बोल सकते हो कि लाइक परफेक्ट मेथड है फाइंड आउट करने का, एनालिटिक है या नहीं है। कुछ कंडीशंस वगैरह भी होते हैं, वो आप आगे जैसे पढ़ते पढ़ते चलोगे तो वैसा हर एक चीज क्लियर होता जाएगा। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक ये भी एक मेथड है एनालिटिक फाइंड आउट करने का। बट इसी मेथड को हम लोग पकड़ के नहीं चल सकते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है, वो आगे आप लोगों को मिलेगा। बट इसको जान लो पहले ये है। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं, कॉची रीमैन, उसको सीआर इक्वेशन में बोला जाता है। ठीक है, अभी एक्चुअल में कहता क्या है, जैसे मान लो W इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा भी, अभी यही तो हम लोगों ने लिखा था पीछे W प्लेन में। अगर ये एनालिटिक है, अगर ये एनालिटिक है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा अगर एनालिटिक है तो। अगर ये इक्वल्स टू ये हो गया और ये इक्वल्स टू ये हो गया तो हम बोल देंगे वो एनालिटिक है। अब तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे करके दिखाइए, तो एक नहीं दो एग्जांपल बताएंगे। तो दोनों एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पहला एग्जांपल जो है दैट इज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड इक्वल्स जेड स्क्वायर। ये दोनों एनालिटिक है या नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम लोग उठाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग ने एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दैट इज z अपॉन 1 माइनस जेड लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, इफ z इक्वल्स टू 1, तो फिर क्या होगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये एनालिटिक हुआ तो, अगर ये एनालिटिक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भैया ये एनालिटिक है, तो उस समय तुमको बोलना पड़ेगा कि ये एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इक्वल टू 1। अगर z इक्वल टू 1 देते हो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कोई काम का ही नहीं रहेगा, फिर ये फंक्शन। तो z इक्वल टू 1 पे नहीं, एक्सेप्ट लिख देना, है ना, एक्सेप्ट z इक्वल टू 1 पे, बाकी पॉइंट पे ये एनालिटिक हो सकता है। तो चलिए ये पता करते हैं कैसे। तो एक हिंट में दे रहा हूँ आप लोग को, हिंट में दे रहा हूँ क्या, सबसे पहले चेक आउट कर लेना कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसको उसको इक्वल टू 0 रख देना। ठीक है, तो इक्वल टू 0 रखने से क्या होगा कि तुमको वो वाला पॉइंट मिल जाएगा जिसपे ये एनालिटिक हो ही नहीं सकता है, तो बाकी पे एनालिटिक होगा। सो सिंपल, है ना। तो क्या करना, पहले चेकआउट कर लेना है कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है या नहीं है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर तुमको पॉलिनोमियल मिल जाता है तो इक्वल टू 0 कर लेना, फिर तुमको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉइंट इन विच इट इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इस पे तो आपने वो लगाया ही नहीं है, क्या नाम है, कॉची रीमैन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन अभी आपने बताया, वो तो सर अप्लाई ही नहीं करा। ठीक है, आपने तो बस ट्रिक बता दिया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके सिखाता हूँ। ठीक है, इस पे भी अप्लाई करके देखना, दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ इसलिए कि दोनों मेथड सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस पे हम लोग कॉची रीमैन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसके हेल्प ये सीख लेना कैसे लगा रहा हूँ, और पहले वाले क्वेश्चन पे खुद से घर पे अप्लाई करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर से कमेंट करना, तो उस पर भी मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा, बट बड़ा ही इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ वही कॉची रायमन इक्वेशन, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड, इस जेड को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, लिख ही सकता हूँ मैं, क्लास 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ जेड आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक। अब यहां से आपको u एंड v को सेपरेट करना है। तो u एंड v को कैसे सेपरेट करोगे, तो हमने आपको बताया क्या था, w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। u जो है वो रियल पार्ट है, तो u को सेपरेट कर लो, u हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ठीक है। और v तुम्हारा हो गया ये वाला 2xy, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोगों ने u और v को सेपरेट कर लिया। पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाओ, डेल u बाई डेल x, तो डेल u बाई डेल x करोगे तो आएगा 2x, क्योंकि y कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। अगर मैं डेल u बाई डेल y निकालता हूँ तो इस बार x कॉन्सेंट्रेट होगा तो -2y आएगा, ठीक है। फिर डेल v अपॉन डेल y करते हैं, तो y कर रहे हैं तो x कॉन्सेंट्रेट होगा तो 2x आएगा, ये कॉन्सेंट्रेट हुआ, और y के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, ठीक है। फिर डेल v अपॉन डेल x करेंगे तो y कॉन्सेंट्रेट होगा, तो इस बार 2 एंड y कॉन्सेंट्रेट हुआ, और x के रिस्पेक्ट में 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 2y आ गया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है जी। और नीचे हम लोग डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, 2y है बट एक माइनस में है तो लिख ही सकते हैं ऐसे करके। तो ये कंडीशन क्या दिखाता है आपको, याद दिला रहा है कॉची रायमन का इक्वेशन। और जो भी ये चीज सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वो एनालिटिक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो लेक्चर में मैंने ट्रिक भी बताया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया कि कॉची रायमन कैसे अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन के बारे में भी बताया, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसके क्या अलग अलग नाम है वो भी बताया, उसके कंडीशंस क्या है, इंटायर फंक्शन कब बोलते हैं, वो सभी चीजें इस वीडियो लेक्चर पे क्लियर की गई है। तो आई होप आप लोग आगे बने रहिएगा, और भी ट्रिक और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा, और फिर ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।